Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. So as you know that we are dealing with the chapter Contemporary South Asia. So today, as I have introduced this chapter already in my previous video, so today let us talk about the Bangladesh. Right, so Bangladesh here we are going to talk about, we have to talk about different countries in this particular chapter, that is India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Maldives. Right, so this is what we are going to discuss in this particular chapter. So let us talk about Bangladesh first. Right, so अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश. Basically, this is the topic of our chapter, one of the topic of our chapter, democracy in Bangladesh. So let us talk about Bangladesh situation. अगर हम बांग्लादेश की कहानी देखें तो बांग्लादेश की कहानी शुरू होती है 1947 से एंड ये जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने वाली बात है ये चलती है 1971 तक. राइट, सो दिस वॉज द सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट बांग्लादेश. बांग्लादेश बेसिकली क्या है, अगर हम बांग्लादेश से पहले इसके बनने की कहानी देखें तो हमें समझ में आएगा कि 1947 में व्हेन इंडिया गोट पार्टीशनड, इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो इंडिया दो भागों में बट गया था, पाकिस्तान एंड इंडिया. और हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. राइट, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में हमारा पाकिस्तान बट गया था. वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली जो ईस्ट में लाया करता है, इट कंसिस्ट ऑफ बंगाल एंड असम. राइट, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम और फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया के इन दो स्टेट से मिलकर हमारा ईस्ट पाकिस्तान बनता है. तो अब जो ईस्ट पाकिस्तान है ये बेसिकली आज जो जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं ये वही रीजन है. राइट, तो अब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान के हिस्से गई थी दो टेरिटरी, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. सो इफ़ वी टॉक अबाउट वेस्ट पाकिस्तान हियर यू कैन क्लियरली सी it is written that it was separated from Punjab Sindh province and northwest frontier. मेजर लैंग्वेज स्पोकन, अब देखो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि मेजर लैंग्वेज स्पोकन वॉज उर्दू, रूल्ड बाय जनरल याहा खान मिलिट्री रूल. क्लियर. अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में या फिर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम असम एंड बंगाल. बंगला वॉज द मेजर लैंग्वेज. शेख मुजिबुर रहमान फ्रॉम अवामी लीग. अवामी लीग अब वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, ये वहाँ के काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर हैं, बंगला इनकी भाषा है. राइट, तो अब यहाँ से एक कहानी स्टार्ट होती है कि जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो हिस्से बने तो जो पाकिस्तान है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक वी कैन से कि सेकंड सिटीज़न का स्टेटस दे रहा है ईस्ट पाकिस्तान को. राइट, तो ईस्ट पाकिस्तान को सेकंड सिटीज़न की तरह ट्रीट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज नहीं दे रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है असेंबली में. क्लियर, असेंबली में असेंबली में हमारे पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है या फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बंगाली हमारा कल्चर और हमारी लैंग्वेज है लेकिन बंगाली को एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है या हम पर उर्दू को इम्पोज किया जा रहा है. ये कुछ बातें हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान कह रहा है. क्लियर, उसके अलावा कह रहा है कि हमारा जो कल्चर है वो बंगाली कल्चर है, उसको भी कहीं ना कहीं हमें सप्रेस किया जा रहा है उसको छोड़ने के लिए. क्लियर, कोई फेयर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कोई फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैंग्वेज उर्दू इम्पोज हम पे की जा रही है फोर्सफुली और कल्चर हमारा स्पॉइल करने की बात कर रहे हैं. तो दीज वर दी रीजंस. अगर हम रीजंस की बात करें तो लेट अस रिकॉल वंस अगेन द फेयर रिप्रेजेंटेशन, देन आफ्टर दिस वी कैन से लैंग्वेज दैट इज़ उर्दू इन पे इम्पोज की जा रही है. आफ्टर दिस कल्चर एंड आफ्टर कल्चर वी कैन से कि यहाँ पर फेयर शेयर नहीं है पॉलिटिक्स में. राइट, फेयर शेयर नहीं है पॉलिटिक्स में. सो दीज वर दी रीजंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कि उनको बहुत
इल ट्रीटमेंट फील हो रहा है या उनको ये फील हो रहा है कि हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार हमारी ही कंट्री में नहीं हो रहा है, तो दीज वर देयर प्रॉब्लम। अब ये जब सब प्रॉब्लम चल रही हैं तो इन प्रॉब्लम के साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, इनके प्रोमिनेंट लीडर का अभी हमने नाम देखा, दैट इज़ शेख मुजिबुर रहमान, राइट। तो शेख मुजिबुर रहमान जो वहाँ की आवामी लीग के लीडर हैं, ये इनिशिएट करते हैं एक पॉपुलर स्ट्रगल को, जो कि वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेंस के अगेंस्ट था। वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का पाकिस्तान है, राइट। तो वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस के अगेंस्ट ये एक स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और 1970 के इलेक्शन जब पाकिस्तान में होने होते हैं तो जो आवामी लीग है, यहाँ पर शेख मुजिबुर रहमान इलेक्शंस जीत जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, एंड ये काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी भी लेकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे के पूरे पाकिस्तान में से। लेकिन जो गवर्नमेंट है वेस्ट पाकिस्तान की, वो इनकी लीडरशिप को रिफ्यूज़ कर देती है। वो बोलती है कि हम इन इलेक्शंस को नहीं मानते, वी आर डिक्लेयरिंग देम नल एंड वॉइड, राइट। और उसी बेसिस पर 1970 में शेख मुजिबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है बाय वेस्ट पाकिस्तान, और हम कह सकते हैं कि टुडेज़ पाकिस्तान, और ये आपका है आज का बांग्लादेश। सिचुएशन अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट। तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश में एक लीडर हैं शेख मुजिबुर रहमान, वहाँ से उनको अरेस्ट करके और वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोल देती है कि योर इलेक्शंस आर नल एंड वॉइड, हम आपके इलेक्शंस को नहीं मान रहे हैं। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जब इलेक्शन को नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पर किसका रूल होगा? यहाँ पर रूल होगा जो आपका वेस्ट पाकिस्तान है उनके जनरल याहा खान का। जनरल याहा खान जो कि यहाँ पर मिलिट्री रूल चला रहे हैं ऑलरेडी वेस्ट पाकिस्तान में, तो इन्हीं का रूल आ जाता है ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में। ऑब्वियस है कि इसकी वजह से क्या होगा कि एक जो मास मूवमेंट है वो सप्रेस हो रही थी। जो लोग शेख मुजिबुर रहमान के साथ थे उनको सप्रेस किया जा रहा था, उनको चुप कराने के लिए उनके ऊपर काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ हो रही थी, मतलब अत्याचार हो रहे थे। उन अत्याचारों के चलते थाउजेंड्स वर किल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। जो पाकिस्तान आर्मी है ना वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मार देती है। देन उसके बाद बहुत लार्ज स्केल पे, अब ऑब्वियस है इनको अपनी जान बचानी है, तो जान बचाने के लिए क्या करेंगे? इंडिया में घुसना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो जब ये इंडिया में लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन की प्रॉब्लम आती है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो जाती है। इंडिया के लिए रिफ्यूजी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोग बॉर्डर क्रॉस कर 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 इधर आ रहे हैं। अभी आज के टाइम पे तो वी आर हैविंग सो मेनी फैसिलिटीज़, लेकिन आप इमेजिन करें 1971 का टाइम, जिस टाइम पर अब हमारे पास इतने ज़्यादा वी कैन से कि फेंसिंग वगैरह नहीं थी। क्लियर। तो 1971 में हम खुद स्ट्रगल कर रहे थे अपनी इकोनॉमी के साथ, हम खुद डेवलपिंग स्टेज में थे, दो वी आर स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज, बट स्टिल वो तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रिफ्यूजी प्रॉब्लम। अब यहाँ रिफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 1971 में ही इंडिया में भी इलेक्शन होने हैं, तो जब ये प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर इंडिया को लगता है कि ये बढ़ती हुई जो प्रॉब्लम है ना माइग्रेशन की, इसको रोकना होगा। और उनको कहीं ना कहीं इन ईस्ट पाकिस्तानी के जितने भी यहाँ पर रीज़न इन्होंने दिए, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड या फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है या फिर कल्चर को हार्म हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के चलते इंडिया इनको सपोर्ट करता है। इंडिया बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन है एंड वी आर देयर विद यू। तो इंडिया इनको फाइनेंशियली एंड मिलिट्रीली सपोर्ट करता है। फाइनेंशियली और मिलिट्रीली सपोर्ट करके मतलब बेसिकली ये है कि पैसा एक तो लगा ही रहा है, इनको पैसे से असिस्ट कर रहा है, प्लस मिलिट्री में ये होता है कि अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो आपस में दोस्त हैं, उन दोस्तों की लड़ाई हो रही है, तो इंडिया बेसिकली क्या कहेगा? इंडिया ये तो कहेगा ना कि आई एम द थर्ड पार्टी, यू हैव टू अटैक फर्स्ट, आप पहले अटैक करो, हम आपके पीछे खड़े हैं एज बैक, राइट। तो बैक सपोर्ट में हम आपके साथ खड़े हैं, इंडिया ने बांग्लादेश को ये बोला। तो इंडिया ने मुक्ति वाहिनी नाम से संगठन बनाए जिसमें कि गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह इन लोगों को सिखाई गई, बांग्लादेश आर्मी बनाई गई, राइट। तो उनको सिखाया गया कि गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे होती है, तो उन सबको मतलब वॉरफेयर टेक्निक्स में इनको सिखाया गया, इनकी प्रैक्टिस कराई गई, इनकी एक्सरसाइज कराई गई फ्रॉम इंडिया, राइट। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को ऑब्वियस है कि उसको ये हुआ कि इंडिया क्यों हमारे मामले में इंटरवीन कर रहा है, तो इंडिया जब हमारे मामले में इंटरवीन कर रहा है तो उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि इंडिया
हमारे आंतरिक मामले से बाहर रहे, हमारे इंटरनल मैटर से बाहर रहे। तो इंडिया के यहाँ से, बिकॉज एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वॉज इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी डिक्लेयर करती हैं कि ठीक है, हम आपके मुद्दे से बाहर हैं, लेकिन हमारे देश में जो रिफ्यूजी आ रहे हैं उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी इकोनॉमी हार्म हो रही है, हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको असाइलम, उनको खाना, हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ रही है, राइट। एंड दे आर दी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट ऑफ आवर कंट्री। तो ऑब्वियस है, अब ये आपका अपना आंतरिक मुद्दा नहीं रहा है, ये इंडिया का भी आंतरिक मुद्दा बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इनको असिस्ट करेगी और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करके और फिर एक नया, मतलब जो भी उसका लास्ट फाइनल डिसीजन या जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेगी। तो 1971 में इसी बात पर चलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई, राइट। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दिसंबर 1971 की, वो आपकी एंड होगी किस चीज़ को लेकर, वो आपकी एंड होगी सरेंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो सरेंडर कर देती हैं ईस्ट पाकिस्तान में, और यहाँ से एक नई कंट्री बोर्न होती है एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज़ बांग्लादेश, राइट। तो यहाँ से बांग्लादेश फॉर्म होता है दिसंबर 1971 एंड दिस वॉर इज़ ऑल्सो नोन एज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, क्योंकि हमने उनको लिबरेट कराया था, राइट। अब बांग्लादेश तो लिबरेट हो गया। बांग्लादेश लिबरेट होने के बाद वहाँ की क्या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रहा है, जो शेख मुजिबुर रहमान हैं वो बेसिकली यही तो बोल रहे थे ना कि हमें प्रॉब्लम है आपके जो अनफेयर मीन्स हैं या आप जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, तो इनका देश कैसा रहा। अब हमने देखा कि दिसंबर 1971 में नया देश बनता है और उसको हम बांग्लादेश बोल रहे हैं। तो बांग्लादेश बेसिकली अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जहाँ पर वो बोलता है कि वी बिलीव इन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म बेसिकली मीन्स कि वी बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, कि हमारे लिए सारे रिलीजन सेम हैं, राइट। आफ्टर दिस डेमोक्रेसी में बिलीव करने की बात कहता है, दैट वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, पीपल आर हैविंग द राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। सोशलिज्म में बिलीव करता है, मतलब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ये सब चीज़ें सोशलिज्म में बिलीव करता है। तो 1975 तक तो शेख मुजिबुर रहमान जो है वो ही गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम दी, अब ये 1971 में आज़ाद हुआ है, 1975 तक शेख मुजिबुर रहमान अपने उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल भी देते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म बना देते हैं। पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देते हैं 1975 आते आते, मतलब महज 4 साल में। अब इसके बाद क्या होता है, ही वॉज अबॉलिश्ड। अब इनको ना, ही वॉज अबॉलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन। उन्होंने ये बोल दिया कि मेरी पार्टी के अलावा कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। अब मेरी पार्टी के अलावा कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, हर पार्टी को आपने नल एंड वॉइड बता दिया, तो ऑब्वियस है कि इसकी वजह से पूरी कंट्री में टेंशन और कन्फ्लिक्ट आएंगे, ड्रामेटिक प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रेजिक डेवलपमेंट। ही वॉज असेसिनेटेड। अब इन सब के चलते चलते ना वो असेसिनेट उनका हो जाता है, या हम कह सकते हैं उनको असेसिनेट कर दिया जाता है इन मिलिट्री अपराइजिंग। और कब असेसिनेट किया जाता है, अगस्त 1975 में। अब क्या होगा, अब नई मिलिट्री रूल आएगा, क्योंकि अभी तक तो ये बोल रहे थे ना कि मेरी ही एक गवर्नमेंट रहेगी या मेरी ही एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग है जिसको कि रिकॉग्निशन मिलेगा और किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। देन 1975 अगस्त में इनको असेसिनेट कर दिया जाता है। आफ्टर दिस एक नया मिलिट्री रूलर आता है जिसका नाम है ज़ियाउर रहमान, राइट। तो ज़ियाउर रहमान जो है वो अपनी खुद की पार्टी फॉर्म करते हैं। पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, राइट। अब ये जो ज़ियाउर रहमान है ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी को एस्टेब्लिश करते हैं और इसके बाद ये इलेक्शंस जब 1979 के इलेक्शन होते हैं तो ये जीत कर आते हैं। अब इनको भी असेसिनेट कर दिया जाता है और फिर से एक दूसरे मिलिट्री रूलर आते हैं और इस बार मिलिट्री रूलर का नाम क्या है, या हम कह सकते हैं कि किसकी लीडरशिप में है ये मिलिट्री रूल, दैट इज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, राइट। तो लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद यहाँ के नए मिलिट्री रूल को शुरू करते हैं।
बांग्लादेश के पीपल जो है अब ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही अपनी डेमोक्रेसी की डिमांड खड़ी कर देते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक बनना है, और हमारा जो मेन प्रॉब्लम था या पाकिस्तान के साथ भी जो इशू था वो डेमोक्रेटिक ही था, राइट। तो इस तरीके से यहाँ से शुरू होती है एक वो स्ट्रगल। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के वो फोर फ्रंट पर आते हैं, वो बोलते हैं डेमोक्रेसी की डिमांड के लिए। देन इरशाद वॉज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल पार्टी इन अ लिमिटेड स्केल। अब इरशाद क्या है कि उनको भी ऑब्वियस है कि लगता है कि इतना बड़ा मास मूवमेंट चल रहा है तो ये मेरे अगेंस्ट कभी भी जा सकते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी को अलाउ करते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड स्केल में अलाउ करते हैं। देन ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट फॉर 5 years, क्योंकि इन्होंने थोड़ी छूट दे दी है तो उसके बाद जनता भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीनियंट बिहेवियर दिखाती है, तो ही वॉज इलेक्टेड फॉर 5 years एज प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश। देन मास पब्लिक प्रोटेस्ट करती है एंड मेड इरशाद स्टेप आउट इन 1990। 1990 में इरशाद को प्रोटेस्ट के थ्रू मास पब्लिक हटा देती है। किससे? बेसिकली कुर्सी से या चेयर से या पोजीशन से। देन सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पर बन गई, एस्टेब्लिश हो गई, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर बन गया, और बांग्लादेश एक इलेक्शंस कंडक्ट करता है बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इस तरीके से हमने ये पूरी कहानी पढ़ी, बांग्लादेश पहले कैसे बना है फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। उसके बाद जब बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान से बना तो उसके बाद इसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ये मैंने आपको सब पढ़ाया। देन आफ्टर दिस न्यू लीडर हमने कंट्री की बात की कि ज़ियाउर रहमान आए थे जो कि न्यू मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने इलेक्शन जीते 1979 के, नई पार्टी फॉर्म की, ही वॉज असेसिनेटेड। और उसके बाद हमने देखा लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद का रोल, जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट या हम कह सकते हैं कि मोनोपोली करने की कोशिश की थी, बट उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट के बाद उनको कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लिमिटेड स्केल पे अलाउ करना पड़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि लेटर ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट फॉर 5 years बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स। ऑब्वियस है कि अनफेयर मीन्स से ही आएंगे। देन मास पब्लिक मूवमेंट चलाई गई, 1990 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और हम कह सकते हैं इनको फोर्स किया गया रिज़ाइन करने के लिए, राइट। देन 1991 में बांग्लादेश ने मल्टी पार्टी सिस्टम फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था एंड दे अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। So this is what about the Bangladesh. Today we discussed about Bangladesh. In the next video we are going to discuss about Nepal, right? Thank you so much for listening. Stay tuned.